जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम हिंदी का यह शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जिसमें हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है। तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर? बात करें हिंदी दिवस की तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। आपके एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तब भी आप 14 सितंबर लगाएंगे। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व हिंदी दिवस की बात करूं तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप कंफ्यूज रहते हैं और गलत करके आते हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा। हिंदी दिवस जब आपसे पूछा जाए तब 14 सितंबर और जब पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस तब आप 10 जनवरी लगा करके आएंगे। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनः संरचना कब की गई? तो जरूर ध्यान रखिएगा 1956 में की गई। कब की गई? तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनः संरचना की गई 1956 में। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मगही किस उपभाषा की बोली है? आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी? बात करें मगही किस उपभाषा की बोली है तो ये बिहारी हिंदी की है। जरूर ध्यान रखिएगा। बिहारी में हो जाता है मैथिली, मगही भोजपुरी। तो इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, प्रश्न वही लेकर के आते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। जरूर ध्यान रखिएगा किस राज्य का गठन हुआ भाषा के आधार पर? तो आंध्र प्रदेश का हुआ। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 14, 15, 18 या फिर 22? तो आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं तब आप 22 लगा करके आएंगे। और जब भी प्रश्न आपसे इस प्रकार बने कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची मतलब मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो जरूर ध्यान रखना है कितनी थी। तो 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। बाद में अब ऐड करके 22 भाषाएं हो गई हैं 8वीं अनुसूची में। जरूर ध्यान रखिएगा। तो मूल संविधान में 14 ही भाषाएं थी। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हम उम्मीद करते हैं इसका राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करें, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में हमने इसका आंसर बताया है। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर या फिर 14 नवंबर? तो आपको हमने पहले ही प्रश्न में बताया है विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा शुद्ध वर्तनी को लेकर के, तो जरूर ध्यान रखिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण, अन्वेषण, अनुवेषण या फिर अवेषण? तो किस प्रकार अन्वेषण लिखा जाएगा आपको कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो अन्वेषण होता है। जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करके उज्ज्वल का सही वर्तनी बताना। कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आप लोग कमेंट करके उज्ज्वल का सही वर्तनी जरूर बताना। नेक्स्ट, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि? तो बात करें यथार्थ की तो कई बार आपको हमने बताया जब भी पहले या दूसरे शब्द में जब भी बड़ा आ का मात्रा हो, पहले या दूसरे
अक्षर में कह सकते हैं या शब्द में कह सकते हैं, जब पड़ा आ का मात्रा जहां पर भी हो आप वहां पर दीर्घ संधि लगा सकते हैं। दीर्घ संधि किस संधि का भाग है? तो स्वर संधि में आती है दीर्घ संधि। जरूर ध्यान रखिएगा। तो यथार्थ में कौन सी संधि हो जाएगी? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। जरूर ध्यान रखना। जब गुण संधि की बात आए तो एक मात्राएं हो, जैसे ए का होता है, ध्यान रखना आपको। वृद्धि संधि में डबल का मात्राएं हो, अय हो जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, आपसे कभी भी संधि गलत नहीं होगी। नेक्स्ट, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नम धन अस्ते होगा, नमा विसर्ग धन ते होगा, नमा प्लस अस्ते होगा, या फिर कोई नहीं होगा। तो नमा के साथ विसर्ग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नमस्ते में अगर आपसे पूछा जाए तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ध्यान रखना है आप सभी को। और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा, नमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमा हो जाएगा, धन ते हो जाएगा। जरूर ध्यान रखना, जब भी विसर्ग लगे तो आप वहां पर विसर्ग संधि लगा सकते हैं। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा तो नमा धन ते हो जाएगा। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, महोदय में कौन सी संधि है? महोदय में कौन सी संधि है बताना है आपको। महोदय में संधि तो आपको हमने बताया दीर्घ संधि जहां पर दिया हुआ है गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है। महोदय में आपको हमने बताया जहां पर भी ए का मात्रा एक हो तो वहां पर क्या होता है? बताया हमने गुण संधि होता है। क्या होता है? गुण संधि होता है। यहां पर क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो महा हो जाएगा, धन उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाधन उदय हो जाएगा। तो जरूर ध्यान रखना, महोदय में कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया जहां पर बड़ा आ का मात्रा हो, वृद्धि संधि में अय का मात्रा हो। ध्यान रखना आप सभी को। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? जब बात करें दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, छंद कहते हैं। दो प्रकार प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। जब पूछता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द, और एक प्रश्न बनता है दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हुए शब्द, तो गलती आपको नहीं करना। इसीलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। निश्चित ही प्रश्न आपसे एक भी गलत नहीं होंगे। जितनी प्रैक्टिस सेटअप करवाते हैं, अगर करके आप जाते हैं तो फुल में फुल मार्क्स आप लेकर के आएंगे, ये मैं आपको दावा करता हूं। दो या दो से अधिक शब्दों से जब बात करेगा तब आप वहां पर क्या लगाएंगे? तब आप समास लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समास लगाएंगे। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। और दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने तो क्या वहां पर तब आप संधि करेंगे, अव्यय जिसका कभी परिवर्तन ना हो। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह या फिर विच्छेद। तो बात करें समास का शाब्दिक अर्थ, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? तो संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप होता है समास का शाब्दिक अर्थ। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हैं वहां पर कौन सा समास होगा? मैंने आपको कई बार बताया जहां पर कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे की तरफ इशारा हो। जहां पर कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे की तरफ जो है इशारा हो, वहां पर कौन सा समास होता है? तो बताया हमने आपको बहुवीर समास होता है। क्या होता है? बहुवीर होता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी कि कोई भी पद प्रधान ना हो, वहां पर कौन सा समास होगा? तो बहुवीर समास होगा। आपको हमने बताया जहां पर भगवान जी का नाम होता है, जैसे पीताम्बर हो गया। इस प्रकार ध्यान रखना है। द्वंद्व समास आपको हमने बताया है जहां पर दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो, जैसे रात दिन हो गया। क्या हो गया? रात दिन हो गया। बीच में योजक चिन्ह भी आपको मिल जाएगा। दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। द्विगु समास मैंने आपको बताया है जहां पर पहला पद संख्यावाची हो, तत्पुरुष समास कारक चिन्ह का लोप हो, बहुवीर समास कोई तीसरा पद प्रधान हो। इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखना। देवासुर में कौन सा समास होगा? बहुवीर, क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। देवासुर, देवासुर क्या लिखा हुआ है? देवासुर। आपको हमने बताया जहां पर दोनों पद प्रधान हो। क्या बताया है? जहां पर दोनों पद प्रधान हो। तो ये अगर आप इसका देखो, देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देव और असुर। तो देव असुर, असुर किसको बोलते हैं? तो राक्षस को बोलते हैं। देवता
और असुर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, बीच में योजक चिन्ह भी मिल गया, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देवासुर में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। देव और असुर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ध्यान रखना है आपको, देवासुर में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, देशांतर में कौन सा समास होगा? देशांतर में कौन सा समास होगा? बहुवीर, द्विगु, तत्पुरुष या फिर क्रमधारय। बहुवीर बताया जहां पर दोनों पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे की तरफ इशारा हो, द्विगु संख्यावाची हो, तत्पुरुष कारक चिन्ह का लोप हो, क्रमधारय विशेषण विशेष का संबंध हो। तो यहां पर देशांतर की बात करें, देश से अंतर, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप एक बार पढ़ेंगे और निश्चित ही आपको उसका आंसर माइंड में जरूर आ जाएगा। तो देशांतर में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निशाचर में कौन सा समास होगा? निशाचर में कौन सा समास होगा बताना है आपको। अव्ययी भाव, क्रमधारय, द्वंद्व, बहुवीर। अव्ययी भाव की बात करें तो उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा आपको, अव्ययी भाव में उपसर्ग लगा हुआ आपको मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आजीवन हो जाएगा, आजीव, जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ, यहां पर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या लगाएंगे? तो अव्ययी भाव हो जाएगा। क्रमधारय विशेषण विशेष का संबंध बताया आपको। द्वंद्व समास जहां पर दोनों पद प्रधान हो, देवासुर अभी था आपके सामने। बहुवीर की बात करें तो जहां पर कोई तीसरा पद प्रधान हो। तो निशाचर यानी कि जो रात में भ्रमण करता हो, रात में घूमता हो, निशाचर जिसको राक्षस कह सकते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बहुवीर समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवीर समास हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संधि किस प्रकार का संधि है? शब्द है, पूछा गया है। संधि किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी। संधि किस प्रकार का शब्द है? तो तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। जो संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आ गए उन्हें तद्भव कह सकते हैं। इस प्रकार आप देशज की बात की, जो देशी शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई नहीं पता होता, जो आम जैसे कह सकते हैं लोटा हो गया, खिड़की हो गया, फुनगी हो गया, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। देशज, देशज किसे कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति का ही ना पता हो। विदेशी की बात करें तो विदेशी जो कुछ शब्द होते हैं, फारसी, अरबी, चीनी, इस प्रकार के शब्द विदेशी हो जाएंगे। संकर शब्द आपसे पूछा जाता है, दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल, एक प्रश्न निश्चित ही बनता है, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आज मैं आपको तीनों क्लियर कर दूंगा, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। कमल किस प्रकार का शब्द है? तो जिसका हम संधि विच्छेद ना कर सके, जिसका संधि विच्छेद कर ही ना सके, जो शब्द टूट ही ना पाए, कह सकते हैं आप अपने बोलचाल भाषा में कह सकते हैं, जो शब्द टूट ही ना पाए, जिसको हम तोड़ ही ना सके, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल को अगर आप तोड़ेंगे तो कोई भी शब्द आपको कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? कमल, कमल रूढ़ शब्द हो जाएगा। यौगिक की बात करें तो दो शब्दों से मिलकर कह सकते हैं, जैसे कि पाठशाला हो गया, पाठशाला को आप तोड़ सकते हैं, पाठ धर्मशाला कर सकते हैं, तो यौगिक शब्द हो जाएगा। इस प्रकार योग रूढ़ की बात करें तो जितने भी बहुवीर समास हैं सभी योग रूढ़ हैं। बहुवीर समास जितने भी हैं योग रूढ़ हैं, ध्यान रखना है आपको। जो कोई तीसरे की तरफ इशारा हो वहां पर क्या हो जाता है? योग रूढ़। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, कभी भूलना नहीं है, प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तब आपको जरूर याद आएगी क्लास। नेक्स्ट, लोटा किस प्रकार का शब्द है? आपको अभी हमने बताया लोटा किस प्रकार का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति का ही ना पता हो, जिसकी उत्पत्ति का ही ना पता हो, लोटा किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। लोटा किस प्रकार का शब्द है? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का ही ना पता हो उसको क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज कहते हैं लोटा। तो लोटा किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? देशज है। क्या है? लोटा जो है ये देशज है, ध्यान रखना है आप सभी को। लोटा किस प्रकार का शब्द है? तो देशज हो जाएगा। तत्सम आपको हमने बताया, जो संस्कृत से जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आ गए। विदेशज जो विदेशी भाषा के जो शब्द होते हैं, अरबी, फारसी, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तुर्की भाषा का शब्द आपको बताना है। चाय पहला दिया हुआ है, रिक्शा है, कैमरा है, कैंची है। बात करें तुर्की भाषा का तो चाय जो है ये चीनी का हो जाएगा, चीन का ये शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो तुर्की भाषा का जो शब्द हो जाएगा ये कैंची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंची हो जाएगा, तुर्की भाषा का शब्द, जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि यह प्रश्न आप निश्चित ही सही करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट आपको हमने दो प्रश्न पहले ही बताया है। योग रूढ़ शब्द दशानन, 10 सिर है जिसके, 10 आनन है जिसके, 10 आनन है जिसके, अर्थात किसको बोल सकते हैं? रावण को बोल सकते। किसको? रावण को बोल सकते। तो यहां पर क्या होगा बताया हमने आपको, योग रूढ़ होगा। जितने भी बहुवीर चाहिए बहुवीर समास इसमें हो जाएगा, और जितने भी बहुवीर होते वो योग रूढ़ में आते। यौगिक
जिनको जिनको तोड़ने पर उनका संधि विच्छेद कह सकते हैं, हो सके दो शाब्दिक अर्थ मिले, जैसे पाठशाला हो गया, रूढ़ जिनको तोड़ा ना जा सके। इस प्रकार आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है, प्रश्न निश्चित ही बनेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं प्रश्न बनेगा। अगर आप ध्यान से क्लास लेंगे तो निश्चित ही सही करके आएंगे। नेक्स्ट, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिश्राप है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिश्राप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है, आपसे पूछा गया है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा केवल आप पढ़े और बुढ़ापा में बताएं किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा मैंने आपको बताया। भाववाचक संज्ञा की बात करें तो जिसको आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, जिन्हें आप प्लेट में परोस नहीं सकते, इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं, जिन्हें आप प्लेट में जो है परोस नहीं सकते। तो बुढ़ापा को केवल आप महसूस कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। बात कर लें यहीं पर जातिवाचक संज्ञा की, जो पूरी जाति का बोध कराए, जो पूरी जाति का बोध कराए, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया। इस प्रकार ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई यूनिक शब्द हो, केवल एक हो, ध्यान रखना आप सभी को, क्या हो, केवल यूनिक शब्द हो, व्यक्तिवाचक। किसी का नाम हो गया, क्या हो गया, किसी का नाम हो गया, राम हो गया, हिमालय हो गया, रामायण हो गया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, हिंदी शब्दों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी शब्द में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर प्रत्यय। हिंदी शब्दों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर प्रत्यय। तो ध्यान रखना, प्रत्यय किसके पीछे जुड़ता है, प्रत्यय जो है शब्दों के पीछे जुड़ता है। कहां पर जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। जिसे सुत बोलते हैं, सुत बोलते हैं। यहां पर जब अप्रत्यय लगा देंगे, अप्रत्यय लग गया तो ये सुता हो गया, तो क्या हो जाता, अब ये स्त्रीलिंग हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पूछा क्या है, लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो प्रत्यय के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, प्रत्यय के आधार पर होता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो प्रत्यय के आधार पर होता है। जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती, 4, 5, 6 या फिर 7। जब पूछा जाए अर्थ के आधार पर, जब पूछा जाए अर्थ के आधार पर, तो संज्ञा आप लगाएंगे 5 प्रकार की होती। और जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती, जरूर ध्यान रखना, भूलना नहीं, वरना पछताना पड़ेगा आपको। अर्थ के विचार से संज्ञा पूछे तब 5 लगाएंगे। और जब कहीं अगर आपके एग्जाम में बन जाए प्रश्न व्युत्पत्ति के आधार पर, क्या हो जाए, व्युत्पत्ति के आधार पर, ध्यान रखना 3 लगा करके आएंगे, वरना आप आएंगे एग्जाम देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपका जो आंसर लगा के गलत है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना, जब व्युत्पत्ति के आधार पर 3 लगाएंगे और अर्थ के विचार से तो 5 लगा करके आएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बताया मैंने आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो यूनिक हो, कोई नाम हो, ध्यान रखना आप सभी को। गाय, पहाड़, यमुना, आम, बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, क्योंकि यमुना एक यहां पर अगर नदी दे देता, अगर यहां ऑप्शन में नदी होता तो नदी को आप जातिवाचक लगाएं, क्योंकि वो सभी नदियों का बोध कराता, पूरी जातिवाचक है। लेकिन नाम दे दिया है नदी का, यमुना हो गया, गंगा हो गया। इस प्रकार ध्यान रखना है, गोमती हो गया, जितने भी नाम हैं वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक में जाएंगे। पहाड़ की बात करें तो पहाड़ जातिवाचक में जाएगी, क्योंकि पूरे पहाड़ जाति का बोध करा रहा है। गाय, पूरे गाय जाति का बोध करा रहा है, तो गाय भी जाएगी जातिवाचक में। लेकिन यहां पर यमुना जो हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मुझे क्या है, उत्तम पुरुष है, ध्यान रखना है। मुझे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 4, 5, 6 या फिर 7। तो सर्वनाम की बात करूं तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। और आपसे पूछा जाए कितने शब्द होते हैं सर्वनाम के, तो 11 लगा करके आना, ध्यान रखना आप सभी को। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 होते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या, कुछ, कौन, या। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है वो यह हो जाएगा, निश्चयवाचक जो हो जाएगा यह हो जाएगा, ध्यान रखना आप सभी को। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यह है। नेक्स्ट, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो यह घोड़ा अच्छा है, यह सार्वनामिक विशेषण है, क्या है, यह घोड़ा अच्छा है, क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है। यह घोड़ा अच्छा है तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार हैं, अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। तो बात करें अर्थ की दृष्टि से विशेषण के प्रकार तो 4 प्रकार के हैं। कितने हैं,
4 प्रकार के हैं। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के हैं। दोस्तों 30 प्रश्न थे, कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां पर जाकर के ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना पीडीएफ के लिए। और दोस्तों जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।